आज जिस तरीके से स्मैकडाउन में बिना ब्रॉक लेसनर की स्टोरी लाइन ने प्रोग्रेस किया है, देख के तो ऐसा लग रहा है कि आगे के लिए शायद जो प्लानिंग है वो कुछ बड़ी और तगड़ी वाली ही चल रही है। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन को, और अगर हर सैटरडे को आप आ जाते हो स्मैकडाउन का रिव्यू देखने के लिए इस चैनल पे, तो आप लोग कर सकते हो इस वीडियो को लाइक। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है उसमें हमको दिखता है कि पॉल हेमन रिंग के बीचों बीच खड़े हुए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन करके उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और कहते हैं कि आज मेरे पास बात करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं, लेकिन टाइम हमारे पास स्मैकडाउन में सिर्फ 2 घंटों का होता है। उसके बाद पॉल हेमन ने बोला कि अरे अरे डरो मत, मैं तुम्हारे 2 घंटे खाने नहीं आया। और उसके बाद वो सीधे उस मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं जो कि अभी इमीडिएट में डब्ल्यूडब्ल्यू का कंसर्न है, और वो है क्राउन जूल का जो उनका मैच होने वाला है। मतलब इस मुद्दे के ऊपर आगे कैसे बहुत सारे मुद्दे उन्होंने आगे के लिए छेड़ दिए। तो वो सबसे पहले सेकेंडरी चैंपियन की बात करते हैं और वो कोडी रोड्स को लेके ही ये रेफर कर रहे थे, और उसके बाद कहते हैं व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। ये सारे जो हिंट्स हमको बता रहे थे कि वो कोडी रोड्स को लेके कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। कहते हैं क्या तुम सेथ रॉलिंस के बारे में सुनना चाहोगे, और उसके बाद क्राउड ने शायद उतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं, तो वो कहते हैं कि वैसे भी ये तुम्हारा जो पे ग्रेड है उससे ऊपर का मामला है। जिसके ठीक बाद ओटीसी वाले चैंट लग रहे थे, और ये बात मुझे पॉल हेमन की बड़ी सही लगती है। एक तो बंदा क्योंकि वैसे भी काफी पुराना हो चुका है, वेटरन हो चुका है, उसे वैसे भी कुछ बोला नहीं जा सकता। अगर वो इम्प्रोवाइज कर रहा है क्राउड के साथ ही, तो ओटीसी के चैंट के ऊपर पॉल हेमन रिस्पॉन्ड करते हैं, और फैंस को रिस्पॉन्ड करना भी पॉल हेमन के प्रोमोज को बहुत मस्त और यूनिक बनाता है। तो वो कहते हैं कि देखो मैं बात तो करना चाहूंगा ओटीसी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में, लेकिन ये डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसका तो पिछवाड़ा तोड़ ताड़ के उसको स्ट्रेचर से उसको इंजर्ड करके हॉस्पिटल पे ऑलरेडी पहुंचा दिया है हमारे बिग ब्रॉन्सन रीड ने। ऐसा कह के पॉल हेमन ने थोड़ी सी जो ब्रॉन्सन रीड है उनकी भी चौड़ दिखा दी, और उसके बाद कहता है कि चलो क्या उस बंदे के बारे में बात करें जो कि आने वाले लगातार 10 रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला है। और उस टाइम पे वहां से जो क्राउड की तरफ से वो ब्रॉन ब्रेकर का वू वू आना शुरू होता है, वो देख के भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब नेगेटिव कैरेक्टर्स को ऐसा प्रेज मिलता है तो वो काफी कूल लगता है कि लोग कैसे प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने एक कंस्पिरेसी की बात करी, एक थ्योरी के बारे में बात करी, और यहां पे उन्होंने नेम ड्रॉप किया ब्रॉक लेसनर का। कहते हैं द रूमर्स रिगार्डिंग ब्रॉक लेसनर, कैसे बोलता है ब्रॉक, ऐसे मुंह बंद करके जो पॉल हेमन की आवाज निकलती है। और ये कहना पड़ेगा बहुत टाइम बाद शायद इस तरीके से सुना उनको बोलते हुए ब्रॉक लेसनर। वैसे तो उन्होंने बोल दिया था रेसलपलूजा में, लेकिन प्रोमो में ऐसा थोड़ा अभी रैंडम वाली फील आई। ये बताती है कि जितने भी इंट्रोडक्शन करे होंगे आज तक पॉल हेमन ने, अभी रिसेंटली पंक का भी देख लिया, सेथ रॉलिंस का भी देख लिया, रोमन रेंस का भी देख लिया, लेकिन ये ब्रॉक लेसनर के इंट्रोडक्शन की बात ही कुछ अलग है। वो हर बार ही बहुत मस्त लगता है पॉल हेमन के मुंह से सुनना। अब इतने में ही कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट हो जाता है, बंदा अपनी चैंपियनशिप के साथ अपनी पूरी शाही एंट्रेंस करता है। और सबसे पहले ही जो मुद्दा था कोडी रोड्स का वो रेसलपलूजा था, क्योंकि इससे पहले जब स्मैकडाउन शुरू हुई थी तो पूरा रेसलपलूजा का हमको रिकैप दिखाते हैं। तो कोडी रोड्स पूछते हैं कि क्या तुमने रिकैप देखा। कोडी रोड्स कहते हैं कि मैंने गलती कर दी कि मैंने पॉल हेमन तुझे गून बोला, क्योंकि गून तो तू कहीं से भी नहीं है, तू तो भाई एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट आदमी है। और कहते हैं सीधा ही उन्होंने सवाल पूछ लिया कि चल ब्रॉक लेसनर के बारे में मुझे बताओ। और जब उन्होंने ब्रॉक लेसनर का नेम लिया वहां पे, तो क्राउड का मिक्स वाला रिएक्शन था, सारे नेगेटिव रिएक्शन नहीं थे। कुछ लोगों ने इस बात पे चीयर किया, कुछ लोगों ने इस बात पर बू किया, और आई थिंक चीयर इसलिए क्योंकि लोगों को पता था यहाँ पे ब्रॉक लेसनर की जो स्टोरी है वो शुरू होने वाली है। और इसके बाद कोडी रोड्स ने स्क्रीन पर वो फोटो लगाई जो कि रेसलपलूजा से आती है, जहां पे ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन साथ में थे, और पॉल हेमन ने वहां पे इंट्रोड्यूस किया था ब्रॉक लेसनर को। और जैसे कोडी रोड्स ने फोटो स्क्रीन पर लगाई, वैसे ही आपके सामने स्क्रीन पर मैं ये चीज दिखाना चाहता हूं जो कि 10 दिन में ऐसा मैजिकल काम करती है कि लगता है भाई ये तो बड़ी सही चीज है। ये क्रिएटिन है, और जिम गोवर्स के मुंह से आपने इस क्रिएटिन को बहुत ज्यादा सुना होगा, और इसके पीछे रीजन है क्योंकि ये दुनिया का मोस्ट वेल रिसर्च एंड स्टडीड नेचुरल सब्सटेंस है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सिर्फ जिम जाने या फिर वर्कआउट करने में जैसे आपकी स्ट्रेंथ आ जाएगी या फिर आपकी मसल ग्रोथ होगी उसके लिए जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, जैसे ब्रेन के बारे में नहीं बोलते कि आजकल चीजें हम लोग भूल जाते हैं या फिर इसको ब्रेन फॉग का नाम देते हैं, उसमें भी ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मैं खुद एज जिम गोअर पिछले 1 साल से इसको यूज कर रहा हूं, और ये इतना पावरफुल होने के साथ साथ मजे की बात यह है कि बहुत ज्यादा सस्ता है। कोड लगाने के बाद सिर्फ 750 रुपए में ही आपका 3 महीना चल जाएगा। बाकी फिर आपकी मर्जी है कि आप ये अनफ्लेवर्ड वाला लेना चाहते हो या फिर फ्लेवर्ड वाला लेना चाहते हो। फ्लेवर्ड वाला तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको कोई चीट वाली डाइट ड्रिंक ही पिला दी गई होगी। और जैसे कि मैं नेचुरल टीन के बारे में आपको बताता हूं कि ये इंडिया का मोस्ट टेस्टेड एंड सर्टिफाइड ब्रांड है, और वैसे भी इस चैनल के ऊपर आपको वही सारी बातें दिखेंगी जो कि ऑनेस्ट है या फिर जिनके ऊपर मैं खुद भरोसा करता हूं। तो आर पंत अगर नाम मेरा शॉर्ट में ले लोगे वेबसाइट पर जाके,
के आरपंत इज द कोड, तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड एक बार फिर से बोलूंगा कि अगर जिम जाते हो भाई तो इसको तो बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते। अब इसके बाद क्या होता है, कोडी रोड्स ने स्क्रीन पर वो पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर की फोटो दिखा दी थी, तो उसके बारे में वो सवाल पूछ रहे होते हैं कि ये देख के कैसा लग रहा है, कि क्या ये एक वन नाइट थिंग है, क्या ये सिर्फ एक बार के लिए ही ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन का साथ में आना था, या फिर ये इसको आगे के लिए भी दिखाने वाले हैं। और ये बहुत अच्छा WWE का तरीका था फैंस को ये बात सोचने पर मजबूर करने के लिए कि क्या केमिस्ट्री और क्या रिलेशनशिप है ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन का, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर फैंस का रहेगा इंटरेस्ट कि अच्छा पॉल हेमन सारे एंगल्स में इन्वॉल्व है, तो ये बंदा जाएगा किसकी साइड। कोडी रोड्स ये भी पूछते हैं कि मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इस समय मैं किस बंदे से बात कर रहा हूं, क्या मैं ओरेकल से बात कर रहा हूं, क्या मैं वाइजमैन से बात कर रहा हूं, या फिर मैं एडवोकेट से बात कर रहा हूं। ये जब सवाल कोडी रोड्स ने पॉल हेमन के सामने रखा तो सोचो क्या ही जवाब आया होगा इसके बारे में पॉल हेमन का। ना उन्होंने अपने आप को वाइजमैन बोला, ना उन्होंने अपने आप को एडवोकेट बोला, ना अभी वो जिस फैक्शन विजन के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने ओरेकल बोला। उन्होंने बोला मैं गोट हूं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। सीधे ही पॉल हेमन अपने आप को बोलते हैं और कहते हैं कि मैं इस बात की रिस्पेक्ट करता हूं कि तू मुझे यहां पे कन्फ्रंट करने आया है ब्रॉक लेसनर के बारे में। एक बार फिर से उन्होंने ब्रॉक लेसनर का नेम ड्रॉप किया और कहते हैं कि देख, जब ब्रॉक लेसनर होता है ना तो सारे के सारे लोग खतरे में होते हैं, लेकिन अभी मैं तेरे को गुड न्यूज दे देता हूं कि ब्रॉक लेसनर यहां पे नहीं है। लेकिन ये मत समझना कि अगर ब्रॉक लेसनर यहां पे नहीं है तो तू खतरे में नहीं है। और अगर पर्टिकुलर इस ब्रॉक लेसनर वाली चीज के बारे में बात करें तो कैसे कोडी रोड्स की तरफ से भी और पॉल हेमन की तरफ से भी आज जिस तरीके से उन्होंने ब्रॉक लेसनर को मेंशन किया है, ये क्लियर है कि एक बहुत ही तगड़ी स्टोरी लाइन ये बिल्ड कर रहे हैं। और इसलिए ये ब्रॉक लेसनर को भले ही अगर वो अभी सिनेरियो से गायब है तो पूरे सीक्वेंस से वो गायब नहीं करना चाह रहा है, कि ताकि फैंस के दिमाग में ये ब्रॉक लेसनर का जो नेम है, जो कैरेक्टर है, जो रेसलर है, जो सुपरस्टार है, वो ऐसा बना रहा है कि वो इस वाली स्टोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ प्लान कर ही रहे, वरना ऐसा तो नहीं था कि इन्होंने बैक स्टेज से जाके गोरिल्ला से ऐसे ही जाके सोच लिया होगा कि चलो आज ब्रॉक लेसनर का नेम ले लेते हैं। तो इसके पीछे डेफिनेटली काफी कुछ स्टोरी लाइन की प्लानिंग है। और इसके बाद क्या होता है, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड निकल के आ जाते हैं, क्योंकि खतरा तो अब भी होने वाला है चाहे ब्रॉक लेसनर क्यों ना हो। तो उसके बाद क्या हुआ, कोडी रोड्स की तरफ से ये मुझे बड़ा सही लगा कि उन्होंने थोड़ा ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर भी ना ऐसे थोड़ी अपनी साजिश या उनका ब्रेन वॉश या फिर उनको रियलिटी चेक देने की कोशिश करी। वो कहते हैं कि अच्छा लगता है अब समय आ गया है, और कहते हैं कि अच्छा तू ही है ना जिसके फ्यूचर के बारे में बात होती है, तो एक एडवाइस देता हूं मैं तुझे, ये जो पॉल हेमन है ना, इसको अभी तक किसी ने फिगर आउट नहीं किया है कि ये है किसकी साइड, इसकी लॉयल्टी किसकी है। लेकिन एक बात बता दूं, इट एंड यू, यानी ब्रॉन ब्रेकर को वो सीधा मुंह पे जाके बोल रहे हैं कि किसी का भी ये हो सकता है, देख तेरा तो नहीं होगा। ब्रॉन ब्रेकर को गुस्सा आ गया, भाई अपने ओरेकल के बारे में ऐसी कैसी बात सुन लेता वो। उसके बाद उन्होंने सीधा अपनी टी शर्ट उतारी, कोडी रोड्स ने भी अपना सूट उतारा, और उसके बाद वो जो अग्रेशन उन्होंने दिखाया ना कोडी रोड्स ने कि चल पंगे करते हैं, तो यूजुअली बेफेस इतना ज्यादा खुद से इनिशिएट नहीं करते, लेकिन ये कोडी रोड्स के कैरेक्टर में देख के अच्छा लगा कि चलो भाई उनको ऐसे दिखा रहे हैं, पंचेस वगैरह ड्रॉप करना शुरू करते हैं। और उस टाइम पे जरा पीछे देखना, जिस स्पीड से पॉल हेमन वहां से सरका के भैया मार पिटाई हो रही है, मैं यहां से निकल लेता हूं। और ऐसा कई बार पॉल हेमन करते हुए देखते हैं, जो कि इंटेंशनल होता है अनइंटेंशनल होता है, जैसा भी होता है, बट वो देखने में बहुत फनी लगता है। अब इसके बाद ये मार पिटाई कर रहे थे तो ऑब्वियसली भाई फिर कोडी रोड्स को अकेला पड़ ही जाना था, स्पीयर के लिए जा रहे होते हैं ब्रॉन ब्रेकर। लेकिन तभी थीम सॉन्ग हिट होता है एपेक्स प्रेडेटर वाइपर रैंडी ओटन का, जिनको देख के अच्छा लगा कि चलो भैया ये बंदा अभी भी बिलोंग तो करता है किसी स्टोरी में, भले ही इसके पास चैंपियनशिप क्यों ना आ रही है। उसके बाद रैंप पे उन्होंने ब्रॉनसन रीड को मारा, उसके बाद वो आरकेओ मारने जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, लेकिन ऐसे धक्का दे दिया तो फिर आरकेओ कहीं तो लगाना ही था रैंडी ओटन को, उन्होंने वो ब्रॉनसन रीड के ऊपर लगा दिया। और वो चीज देख के मेरे को अंदर से जो आग उठी है, वो जो चैंपियनशिप है कोडी रोड्स की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, उसको पकड़ के रैंडी ओटन ने हल्का सा एक लुक दिया और उसके बाद वो चैंपियनशिप उन्होंने कोडी रोड्स को दी है। भाई ये वाला मूवमेंट, ये फ्रेम देख के मेरे दिमाग में वो 1 करोड़ सेगमेंट्स आ गए, जितनी बार रैंडी ओटन ने उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के ऊपर नजर डाली थी। लेकिन वो चैंपियनशिप के लिए मैच या फिर जो भी हिसाब किताब था या जो भी उनकी फ्यूड थी, उसके आसपास भी उनको आने का मौका नहीं मिला, और ना WWE ने कुछ ऐसा ट्रिगर पुल करने की कोशिश करी कि वो चैंपियनशिप जो है जीत जाए। उसके बाद रैंडी ओटन देखो, ये वही हरामी आदमी है एक जमाने का, इसने हक किया है कोडी रोड्स को। तो मैं तो भाई चाहता हूं थोड़ी सीरियसनेस यहाँ पे आए इनके कैरेक्टर में, लेकिन इस सेगमेंट WWE ने काफी अच्छा खासा लंबा खींच दिया था, क्योंकि शुरुआत इसकी हुई थी पॉल हेमन से और ये एंड होती है फिर कोडी रोड्स और रैंडी ओटन के हक करने के लिए। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस मिज एंड कार्मेलो हेज के बीच में। कार्मेलो हेज भी अब ऐसा लग रहा है मिज से बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं, क्योंकि मिज ने अपने आप को टैग इन कर दिया, बट कार्मेलो हेज ने जाने नहीं दिया कि नहीं भाई जाने नहीं दूंगा तुझे, जिसका फायदा फिर
स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने उठा लिया। पहले डॉकिंस ने मारा और उसके बाद जो मॉन्टेज फोर्ड का स्प्लैश आता है उसके साथ विक्ट्री हो जाती है इनकी स्ट्रीट प्रॉफिट्स की। और इन सारे नजारों को वाइट सिक्स भी अपनी चैंपियनशिप के साथ वहां पे देख रहे थे। मेरे को नहीं लग रहा है कि इस पॉइंट पे वाइट सिक्स क्या करने वाले हैं, वो चैंपियन है, उस चीज में इंटरेस्ट है अगर कंपेयर करोगे उस टाइम से जब वाइट सिक्स ने अपना डेब्यू ही किया था। इसके बाद शो पर एक और मैच आता है, ये भी भाई ऐसी क्या टाइम पास वाला मैच है, मिजेन और कियाना जेम्स वर्सेस जूलिया एंड बीफैब के बीच में। जूलिया ने अपना फिनिशर हिट किया और ऐसे करके वो जो टैग टीम मैच है वो जीत जाती है। इसके बाद शो पर आता है एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट और यहां पे निकल के आते हैं हमारे क्राई बेबी ड्रू मैकिंटायर, जिन्होंने आज एक मेडिकल बूट पहना हुआ है क्योंकि रसल पलूजा में उनके पैरों के साथ कुछ तो हुआ था, जिसकी वजह से अब शायद एक्सपेक्टेड था कि एक एक्सक्यूज लेके आने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर। और एग्जैक्टली उन्होंने वैसा ही किया। वो आते हैं रिंग में और बताते हैं कि कैसी ये अरीना उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि 2017 में जब वो दोबारा से WWE में आए थे तो यही वो अरीना थी। इसी अरीना में उन्होंने रैंडी ओर्टन को हराया चैंपियनशिप के लिए। और अगर मैं आज चैंपियन नहीं हूं ना तो उसके पीछे रीजन कोडी रोड्स है, क्योंकि रेफरी ने पूरे 6 सेकंड्स लिए इसको काउंट करने के लिए। और अब यहां पे पूरी WWE की मैनेजमेंट को ही करप्ट बता देते हैं ड्रू मैकिंटायर, जो कि वो सालों से करते हुए आ रहे हैं। कहते हैं कि मैं क्लेमोर हिट करने वाला था, लेकिन बीच में रेफरी के आने का क्या मतलब होता है? अगर वो हिट हो गई होती तो मेरे पास चैंपियनशिप होती। और ये रेफरी WWE के लिए काम करता है या फिर ये सारे लोग कोडी रोड्स के लिए काम करते हैं? मैं इन सारी चीजों के लिए कोडी रोड्स को ही ब्लेम करूंगा, क्योंकि जो ग्रेट पावर है ना, इट कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रेटर करप्शन भी इसके साथ आया है कोडी रोड्स में। तो पूरे तरीके से उन्होंने कोडी रोड्स को ऐसा बता दिया कॉर्पोरेट का बंदा है, ये अपनी ही चला रहा है, ये सारा पॉलिटिक्स खेलता है, ये सारी बातें ड्रू मैकिंटायर बोलने लग गए। तो इसी में फिर जो जनरल मैनेजर है स्मैकडाउन के निक ऑल्डिस वो निकल के आते हैं, कहते हैं भाई ये रेसलिंग है, यहाँ पे तुम कभी जीतते हो तुम कभी हारते हो, एक्सक्यूजेस तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। और ये तेरे पास बूट कहां से है बताना जरा, हमारी मेडिकल टीम से तो आया नहीं। तो ड्रू मैकिंटायर कह रहे थे वो मेडिकल टीम इन तुम्हारी नहीं है WWE वालों की, वो कोडी रोड्स की मैं मानता हूं, तो मेरे पास खुद की टीम है। तो वो कुछ भी अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनको पता है ये WWE वाले और कोडी रोड्स वाले मिले हुए हैं। बस सिंपल ये कहना था निक ऑल्डिस का कि भैया ठीक है तो जो भी बोलना है तो अपना बोलते रहे, फाइनल डिसीजन हो चुका है और कोडी रोड्स के पास अभी भी चैंपियनशिप है, रेफरी का ही फाइनल कॉल होता है। और ये बोल के निक ऑल्डिस वहां से चले जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर अपनी बकवास से कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है जेकब फाटू का। अब ये बंदा इतना टाइम से स्टोर लाइन में कहां गायब था उसके बारे में हमको कोई एक्सप्लेनेशन मिला तो है नहीं, लेकिन जेकब फाटू वापस निकल के आते हैं और जैसे ही ड्रू मैकिंटायर कुछ बोलने वाले थे जेकब फाटू ने माइक छीन लिया और कहते हैं स्टॉप बिचिंग भाई, ये बकवासें करने की तेरे को जरूरत नहीं है, तू हर वीक आता है तभी किसी को ब्लेम करता है अपनी रॉन्ग डूइंग्स के लिए, तू बस एक्सक्यूजेस बनाते रहता है। फिर ड्रू मैकिंटायर ने भी माइक छीना और कहते हैं भाई तू समझ कर आपने आपको, मैं हूं ड्रू मैकिंटायर, अगर मेरे लगी ना होती ना तो फिर जेकब फाटू ने फिर से माइक छीन लिया। वो कहते हैं हाँ भाई क्या नहीं लगी होती तो क्या। इतने में ड्रू मैकिंटायर ने अपनी जो ग्लासगो किस है वो लगा दी जेकब फाटू को और उसको तो सेल ही नहीं किया जेकब फाटू ने, बस थोड़ा धक्का खा के पीछे वो गए और रिंग रोप्स वाला वो जो पूरा ऐसे एंगल भी लिया था वो भी बड़ा कूल लग रहा था। पीछे लौट के एक तगड़ी वाली उन्होंने सुपर किक हिट करी, उसके बाद उन्होंने गिरा भी दिया ड्रू मैकिंटायर को और उसी मेडिकल बूट को निकाल के उन्होंने पेल दिया ड्रू मैकिंटायर को। एक स्टेटमेंट दे दी शायद यहां से और एक नई फ्यूड की शुरुआत भी हो चुकी है ड्रू मैकिंटायर एंड जेकब फाटू। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर जब चैंपियनशिप के लिए कंपीट करके आ रहा है तो मैं ऐसा चाह रहा था कि स्टिल वो इस चैंपियनशिप वाले हिसाब किताब के अराउंड ही रहे, लेकिन WWE ने उनको अलग स्टोरी में डाल दिया है। लेकिन अगर ऐसे फोकस करके देखोगे कि अब स्टोरी ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू के बीच में होने वाली है तो आई थिंक यहाँ पे एक इंटरेस्ट अच्छा खासा डेवलप हो सकता है, क्योंकि भाई दोनों सुपरस्टार्स की जो पोटेंशियल है वो काफी अच्छी है। इसके बाद एक सेगमेंट आता है और क्या चल रहा है सोलो सिकोआ के साथ। उससे पिछले हफ्ते सिर्फ टोंगा लोआ को लेके आया था ये बोल के कि सारे लोग मुझे छोड़ के चले गए, अब ये जेसी मटेओ को भी लेके आ गया और उसकी भी तारीफें कर रहा है कि भैया कैसे ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है, उनके एक्कोलेट्स की बात करते हैं, तू मेरे में बिलीव करता है तो तेरी जो लॉयल्टी है उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। और उसके बाद जैसे टोंगा लोआ ने हाथ रखा था वैसे ही जेसी मटेओ ने भी हाथ रखा और वो कहते हैं आई लव यू सोलो। तो पता नहीं यार ये स्टोरी तो WWE ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा हो गया, इसको और रद्दी बना देंगे, क्योंकि ये सेगमेंट्स मतलब चलो ठीक है समझ आ रहा है कि टीम फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन टीम तो फॉर्म ही थी ना, पहले तुमने ही तो दिखाया कि टीम अलग थलग हो गई है, उसके बाद शायद ये अपने प्लान को रीराइट कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बट भाई अच्छा कुछ करो सोलो सिकोआ कैरेक्टर के साथ, मैं तो बस हाथ जोड़ के यही बोलना चाहूंगा। इसके बाद शो पर एक मैच आता है और यूजुअली देखो वीकली शोज पर मैचेस का, बहुत अच्छे मैचेस का भी मैं इतना जल्दी फैन नहीं होता, लेकिन जवान आज जिस तरीके से आए हैं भाई सैमी ज़ेन के सामने, ये मैच आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए आज स्मैकडाउन का। सबसे पहले तो एक ऐसा सेगमेंट था, मैं बता रहा हूं अगर विंस मैकमैन का टाइम होता है ये चीज कभी नहीं होती। सैमी ज़ेन ड्रैगन ली को जाके थैंक्स करते हैं, किस लिए
कि भाई हमने मैच अच्छा किया। तो इस बात को इन्होंने WWE प्रोग्रामिंग पर एक्नॉलेज किया कि हमने मैच अच्छा दिया। तो वो मतलब समझ रहे हो कैसी चीज, ये ऐसा है कि कोई एनालिस्ट आके बोल रहा है प्रोफेशनल रेसलिंग के एक मैच के बारे में कि भैया मैच बढ़िया था वो वाला। तो मतलब सुपरस्टार्स कभी ऐसे डिस्कस नहीं करते कि हमारा मैच था, थैंक यू तूने मेरे साथ इतना अच्छा मैच किया। लेकिन ऐसी बात सैमी ज़ेन आके बोलते हैं, और आज उनका जो ओपन चैलेंज था उसको जिवान ने आके एक्सेप्ट किया। हाई फ्लाइंग मैच नहीं बोलूंगा इसको, सुपर हाई फ्लाइंग मैच बोलूंगा। लिटरली ऐसा लगता है कुछ मौकों पर तो कि आसमान में जाके जिवान रुक चुका है। स्पेशली जब वो बाहर आउटसाइड डाइव लगाते हैं वो बड़ी मस्त लगी। फिर टॉप रोप से हरिकन राणा उन्होंने लगाया, एक कटर ऐसा मारा जो कि सेम टाइम पर कोडी रोड्स के कटर और रैंडी ओर्टन के आरकेओ को चैलेंज कर देता है। तो वो वाला जो मूवमेंट है वही बड़ा मस्त था इस मैच में। और आजकल ऐसा लग रहा है कि जो ब्लू थंडर बॉम्ब है वो वाला फिनिशर थोड़ा ज्यादा यूज करना शुरू किया, क्योंकि हेलुआ किक के बाद ब्लू थंडर बॉम्ब उन्होंने हिट करके पिन कर दिया इस मैच में जिवान को, और ऑब्वियसली ये होना भी था। तो इस तरीके से जो है एक अच्छा एक्सपोजर उनको मिल गया है, और बहुत सारे लोग अब रिलेट कर पाएंगे, फेमिलियर हो पाएंगे इस तरीके से कि हाँ भैया जिवान नाम का एक बंदा है जो कि इतनी तगड़ी स्किल भी दिखा सकता है। बैक स्टेज से सेगमेंट था जहां पे डेमन प्रीस्ट किट विल्सन से जाके बात करते हैं, जो कि फटा पड़ा है और इतनी उसकी फट गई डेमन प्रीस्ट को देखे कि वो भागते भागते गिर जाता है। तो यहाँ पे जो डेमन प्रीस्ट है वो बोलते हैं बिचेस बी ट्रिपिंग, ऐसे करके उन्होंने बोला ब्लैक मास्क पीछे से हिट कर दी। मेरे को तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, देखो एलिस्टर ब्लैक और डेमन प्रीस्ट क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूड बना रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज तो करो जो कि थोड़ा स्टैंड आउट करे। अब तक तो ये सिर्फ मार पिटाई कर रहे हैं, जिसको मुझे पर्सनली देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा। और ये था शो का मेन इवेंट। भाई क्या ये मस्त मैच था, लेकिन हर एक मूवमेंट पर वो मस्त मैच में जो बेकार टाइमिंग थी भाई, इसने पूरा मैच तबाह कर दिया। ये मैच था टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जेड कारगिल वर्सेस नाया जैक्स के बीच में। वी वांट टेबल के जब चैंट लग रहे थे तो उस टाइम पे नाया जैक्स ऐसे जाती है कि जैसे कि वो टेबल निकालने जाएंगी, लेकिन नीचे से आके उसके बाद उन्होंने जो मिडिल फिंगर है वो दिखा दी क्राउड को। तो वो बड़ा फनी लग रहा था देखने में। आउटसाइड डाइव लगती है टिफनी की, उसमें वो टैंगल हो जाती है रिंग रोप्स में। तो अगेन जो मैं बोल रहा हूँ कि मैच में बहुत सारे मस्त मूव्स थे, लेकिन उनकी टाइमिंग बहुत ज्यादा बकवास थी। एक टिफनी स्ट्रैटन और जेड कारगिल ने दोनों ने मिलकर सुपरप्लेक्स भी हिट किया नाया जैक्स को। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि शायद उस टाइम पर रिंग भी टूट सकती है। जेड कारगिल ने जेडेड फिनिशर हिट कर दिया और वो पिन करने जा रही होती है, लेकिन नाया जैक्स ने उनको खींच लिया। और उसके बाद रिंग साइड में भाई कुछ तगड़ा वाला ही ड्रामा हो गया, क्योंकि जब नाया जैक्स ने फेंका जेड कारगिल को स्टील स्टेप्स पे, तो उनके भाई यहाँ बिल्कुल आईब्रोज के ऊपर ऐसा कट लगा कि इंस्टेंटली बहुत ज्यादा ब्लीड करना शुरू कर दिया जेड कारगिल ने, जो कि देखने में थोड़ा ऐसा लगता है भाई वो कुछ ज्यादा ही लगता है उनको। इसके बाद रिंग में वो जाती है और यहाँ पे आई ऑफ द स्टॉर्म भी स्टिल हिट कर दिया जेड कारगिल ने। और नाया जैक्स को जिस तरीके से उन्होंने घुमा दिया था पूरा, वो बताता है जेड कारगिल में तो क्या ही तगड़ी वाली स्ट्रेंथ है। लेकिन इसके बाद भाई पूरा एफ अप हुआ है, क्योंकि टिफनी स्ट्रैटन को बचाने आना था, पिन ब्रेक करने आना था, वो उन्होंने किया नहीं, वो लेट हो गई। उसके बाद नाया जैक्स ने किक आउट किया, और फिर जब दोबारा रेफरी ने काउंट किया तो फिर इस बार किक आउट नहीं किया नाया जैक्स ने, लेकिन रेफरी ने 2.5 पे ही रोक दिया। मतलब उन्होंने किक आउट, तो ऐसा लगा ये क्या हुआ। और इंस्टेंटली अगर आप देखोगे तो नाया जैक्स पूछ रही रेफरी से भाई क्या चल रहा है, और फिर उनको दूसरे वाले इंप्रोवाइज्ड फिनिश के साथ जाना पड़ा, जब उन्होंने बोला कि भाई मूनसॉल्ट लगाओ। और मूनसॉल्ट लगा के बहुत तगड़ा बॉस था भाई ये, मूनसॉल्ट लगा के टिफनी स्ट्रैटन ने पिन कर दिया और चैंपियनशिप रिटेन कर ली। जिसके बाद स्टेफनी बकैर आती है और इसके बाद इन्होंने फेस टू फेस खड़े हो, क्योंकि अब क्राउन जूल में इनका मैच होने वाला है। आज के स्मैकडाउन को मैं रेट करूंगा 3 स्टार। आज सोच के आया गया था कि शो में कुछ बहुत ज्यादा अच्छी चीजें डिलीवर नहीं करनी है। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रिएटिन के साथ साथ प्रोटीन भी आप वहां से जाके ले सकते हो, और अभी तो जीएसटी भी लग गया है, तो उसकी वजह से आपको जो रेट्स हैं वो पहले से काफी चीपर पड़ जाएंगे। बाकी ऐसी और वीडियोस इस चैनल पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।